दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में पास हो गया है। आपको बताते चले कि वोटिंग के दौरान अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया है। जब वोटिंग के दौरान स्पीकर ओम बिरला बोल रहे थे तब आप एमपी सुशील कुमार रिंकू ने हुक्मरान पार्टी के एमपीज पर कागज फाड़कर फेंका। सुशील कुमार रिंकू को इसके लिए पूरे सेशन से मुअत्तल कर दिया गया। सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के लोकसभा में वाहिद रुकन पार्लियामेंट है, जबकि बिल की मंजूरी के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम प्रश्न जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। कुछ मान्य सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने अपने संशोधन दिए, परंतु वे सभी इस समय सभा में उपस्थित नहीं है। अगर सभा की सहमति हो तो मैं सभी खंडों को सभा में निर्णय के लिए रख लूं। प्रश्न है कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में, आलो पक्ष में खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत, विधेयक पारित हुआ। आप इनके सदस्य के संबंध में प्रस्ताव रख रहे थे ना। रूल 374 में मैं ये रेजोल्यूशन मूव करता हूं कि सुशील कुमार रिंकू जो दुर्व्यवहार किया है वेल में आके कागज फाड़ के फेंका है आसन के ऊपर उनको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन के लिए विलंबित किया जाए। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता रहे हैं, लापता फौजी जवान किया गया रेस्क्यू। जी हां, जनूबी कश्मीर में लापता हो गया था फौजी जवान, और फौजी जवान का नाम है जावेद अहमद वानी। लापता फौजी जवान का नाम जावेद अहमद वानी है, जिसका रेस्क्यू किया गया है। और जनूबी कश्मीर में लापता हो गया था फौजी जवान, जिसका रेस्क्यू किया गया है। तो लापता फौजी जवान का रेस्क्यू किया गया है। जनूबी कश्मीर में लापता हो गया था ये फौजी जवान का नाम है जावेद अहमद वानी। मज़ीद जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर जेकेएलएच तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र जी, जिस तरह से लापता हो गया था जवान, क्या कुछ अपडेट इस वक्त हम अपने व्यूअर्स को कराएं? देखिए जिलानी, अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जावेद अहमद वानी जो फौज का जवान है, लेह में पोस्टेड था। ये अपने घर कुलगाम में छुट्टी मनाने के लिए आया था, लेकिन जिस दिन इसे वापस लेह जाना था उस दिन ये अपनी गाड़ी में से लापता हो गया था। ये खबर मिल रही थी कि इसकी गाड़ी में इसके गाड़ी के शीशे खुले थे, खून के कुछ निशान थे, और वहां पर इसकी जो इसने पाँव में चप्पल पहनी हुई थी वो भी थी। कयास ये लगाया जा रहा था कि कहीं इसे अगवा तो नहीं कर लिया आतंकवादियों द्वारा। इसके घर वालों की तरफ से अपील भी की गई थी कि जहां पर भी है इसे रिहा कर दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले, अगर आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने भी एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ क्लू उन्हें मिले हैं, जिस क्लू के तहत जल्दी ही इस जवान के बारे में जानकारी जो है हासिल कर ली जाएगी। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि इस जवान को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बात वाजिया की है कि इसे रिकवर किया गया है, इसे कहीं से रिकवर किया गया है।
तो अभी जो पूरी जानकारी है जम्मू कश्मीर पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन अभी इसकी इंट्रोगेशन चल रही है। पुलिस अगर ये कह रही है कि इंट्रोगेशन चल रही है तो कुछ ना कुछ इसकी सस्पिशियस जो एक्टिविटी होगी उस पे जानकारी ली जा रही है। मल्टी एजेंसीज, कई अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो इससे इंट्रोगेशन कर रहे हैं और इसका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और उसके बाद इसे सवाल जवाब किए जाएंगे। ये कहाँ गया था, क्या इसे अगवा किया गया था, क्या ये लापता हुआ था, क्या इसे आतंकवादी लेकर गए थे, क्या इसने खुद आतंकवाद का एंगल ज्वाइन कर लिया था। तो कई सवाल थे जिलानी, जिस दिन से ये जवान लापता था उस दिन से कई सवाल उठ रहे थे। ये सवाल था कि क्या ये आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है, क्या ये किसी के साथ भाग गया है, क्या इसका कहीं कुछ ताल्लुकात थे, क्या इसका ये आतंकवादी रैंक ज्वाइन कर लिए। देखिए हर एक एंगल पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पुलिस द्वारा। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन अभी पुलिस ने कंफर्म किया है कि इस जवान को रिकवर कर लिया गया है, इसका मेडिकल चेकअप हो रहा है और उसके बाद इसे मल्टी एजेंसीज जो इसकी इंट्रोगेशन वो करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा तेजिंदर सिंह जी ने बताया कि लापता फौजी जवान है उसका रिकवर किया गया है और पूरी पूछताछ, पूरी तफसीली बातचीत के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा करेगी पुलिस। और आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वाराणसी के ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का सर्वे जुमे को शुरू करेगी। एएसआई ने सर्वे कराने के लिए जिला इंतजामिया से ताउन मांगा है जो उसे फराहम किया जाएगा। इस दौरान मुस्लिम फरीक ने सर्वे के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि ज्ञानवापी केस में अब तीसरा फरीक भी सामने आया। बुद्धमत के गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है और कहा है कि ज्ञानवापी ना तो मस्जिद है और ना ही मंदिर, बल्कि बुद्धमत मठ है। देखिए रिपोर्ट। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को ये कहते हुए इजाजत दी है कि इससे किसी को नुकसान नहीं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को रोकने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश को बरकरार रखा। साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। अब ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से एएसआई का सर्वे होगा। देखिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। उधर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी के सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट के फैसले का जवाब कोर्ट के फैसले से दिया जाएगा। तो इस कोर्ट का फैसला होगा तो कोर्ट के फैसले का जवाब कोर्ट के फैसले से दिया जाएगा। आपको लगता है फिर से हायर कोर्ट में अपील करने की जरूरत है मुस्लिम पक्ष? तो मुस्लिम पक्ष अब बाद में ही तो तय करेंगे। अभी तो इनका ही फैसला भी एक जगह नहीं टिक पा रहा। पहले इजाज़त मना कर दिया, अब कह रहे हैं कि फिर करेंगे, तो अभी इनका क्या, इसमें क्या जवाब दिया जा सके। ज्ञानवापी मामले में तीसरा पक्ष भी सामने आ गया है। एक बौद्ध धर्म गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी न तो सिर्फ मस्जिद है और न ही मंदिर, बल्कि वो एक बौद्ध मठ है। उन्होंने रिट याचिका में बौद्ध मठ को लेकर सर्वे कराए जाने की मांग की है। बौद्ध धर्मगुरु सुमित रतन भंते की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया कि देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। राजा शशांक के द्वारा, जो शैवमत का राजा था, बंगाल का राजा था, उसके द्वारा ज्ञानवापी के बौद्ध मठ को तोड़ा गया और तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाया और बाद में उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई इस्लाम के लोगों ने। तो मेरा ये मानना है कि जब एविडेंस मेरे पास है, वो बौद्ध मठ था पहले, उसकी तमाम जो चीज़ें हैं उसमें निकली हैं
और तमाम जो वहाँ भाषा लिखी गई है, धम्म लिपि, ब्राही लिपि, उसके आधार पर, और तमाम पंडित केदारनाथ पांडे को लेकर के, रामचंद्र शुक्ल को लेकर के, भारतीय इतिहास का पुराना इतिहास, तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के बावजूद, एविडेंस कलेक्ट करने के बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि ये ना मस्जिद मुसलमानों को दी जाए, न ये मंदिर हिंदुओं को दिया जाए, ये बौद्ध मठ है और ये बौद्ध मठ बौद्धों को दिया जाए, बौद्धों का सम्मान वापस किया जाए। बौद्ध धर्म गुरु के मुताबिक ज्ञानवापी में पाए गए त्रिशूल और स्वस्तिक चिन्ह बौद्ध धर्म के हैं। केदारनाथ या ज्ञानवापी में जिसे ज्योतिर्लिंग बताया जा रहा है वो बौद्ध धर्म के स्तूप हैं और इसीलिए ज्ञानवापी न मस्जिद है और न मंदिर, बल्कि वो एक बौद्ध मठ है। सुमित रतन भंते ने देश में बौद्ध मठों की खोज शुरू की है। बौद्ध धर्म गुरु ने कहा है कि वे बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत अन्य मंदिरों को लेकर भी याचिका दायर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, वाराणसी। जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे रोज भी समाअत हुई। दूसरे दिन की समाअत भी मुकम्मल हुई। 370 हटाने के खिलाफ दायर कुछ अर्जियों की पैरवी करने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस पर फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन इससे पहले ही इस मामले पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी और अपोजिशन जमातों ने इस मुद्दे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सभी पार्टियां इस मुद्दे को अपने हक में भुनाने की कोशिश कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। पहले रोज दफा 370 की मनसूखी पर अपना मुद्दा रखते हुए कपिल सिब्बल का कहना था कि हम यहाँ इस बुनियाद पर खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इंजमाम था और हमेशा रहेगा। देखिए, उनका एक फेसबुक पोस्ट आया था जिसपे उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की थी कि कपिल सिब्बल DPAP को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ज़रूरी, हम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आज़ाद साहब, हमने बस एक चीज़ उनको बोला कि कपिल सिब्बल के साथ तो उन्होंने एक बात किया था, फ़ोन कॉल हुआ था, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं कपिल सिब्बल साहब DPAP के पेटिशनर हैं, नहीं वो इनके काउंसिल है। ये आपको भी मालूम होगा कि कपिल सिब्बल साहब इस टाइम पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पेटिशनर जो है मोहम्मद अकबर लोन साहब, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो हमारा आर्गुमेंट जो है वहाँ पे पेश करने, जो कल उन्होंने किया और जो आज भी वो कर रहे हैं, तो वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पेटिशन था और उस पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है उनने ऐसा तासुर डालने की कोशिश क्यों की कि सिब्बल साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमने थोड़ी क्लैरिफिकेशन सोशल मीडिया पे डाली, बिकॉज लोगों को मालूम होना चाहिए सच क्या है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नवंबर तक बीड़ बिलिंग में 3 दिवसीय डिजिटली इंटीग्रेटेड इको फ्रेंडली फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में सीएम सुक्खू ने इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में सीएम ने बताया कि उन्होंने हिमाचल दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को तमाम हालातों से अवगत करवाया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान अधिकारियों के मौजूद नहीं रहने पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के दौरे में सचिव PWD और ENC PWD मौके पर उपस्थित नहीं थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। पाकिस्तान में 5 अगस्त को भारत मुखालिफ प्रोग्राम के मामले पर वजारत खारजा का मौक़िफ़ भी जानना चाहा, जिस पर वजारत खारजा के तर्जमान अरिंदम बागची ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम पहले भी होते रहे हैं, हमें इस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। सर, शैलेंद्र नेटवर्क 18 से। सर, आप जानते होंगे कि 5 अगस्त की एनिवर्सरी फिर आने वाली है और पाकिस्तान ने फिर से एक बार अलग अलग एम्बेसीज जो उनकी, चाहे बेल्जियम की बात करें या मलेशिया, UK, लेबनान, इन तमाम एम्बेसीज में वो 370 से जुड़े हुए इवेंट्स करा रहे हैं ताकि भारत की इमेज को कश्मीर को लेके खराब किया जा सके। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, पता नहीं आप कौन से रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, मैंने देखा नहीं है, पर ये हर साल की उनकी
कोशिश रहती है कि इस मुद्दे को उठाए या उस तरह के, आप हो सकता है इसी का जिक्र कर रहे हों, पर ऐसे प्रोपागेंडा अटेम्प्ट कभी अभी तक कुछ उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितना भी प्रोपागेंडा कर ले, रियलिटी ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे इंडिया के इंटीग्रल पार्ट्स हैं और हम इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये प्योर प्रोपागेंडा है। न्यूज़ 18 JKLH ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत के साथ मुज़ाकरात की तजवीज़ पर MEA से सवाल किया, जिस पर वज़ारत ख़ारजा ने बयान दिया। न्यूज़ 18 के एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र मांगू ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ पर सवाल किया, जिस पर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इसे दहशत और दुश्मनी से पाक माहौल की ज़रूरत है। शैलेंद्र वांगू, नेटवर्क 18 से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ दिन पहले फिर से एक बार बातचीत का ऑफर दिया है और कहा है बातचीत होनी चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, तो इसको लेकर हमारा रिएक्शन। देखिए, उनके जो इन्होंने एक जो टिप्पणी की थी, हमने उसकी रिपोर्ट देखे हैं। भारत का पोजीशन आपको मालूम है, क्लियर है, कंसिस्टेंट रहा है, वेल नोन भी है कि हम पाकिस्तान के सहित के साथ अपनी सभी नेबर्स, सिर्फ पाकिस्तान क्यों, बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस चाहते हैं और इच्छुक हैं इसके। पर इसके लिए आतंक और टेररिज्म और पीस, हॉस्टिलिटी, ये हटना चाहिए और उससे फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो आतंक और शत्रुता मुक्त वातावरण ज़रूरी है और मैं इसको फिर दोहराना चाहूँगा। ये पोजीशन कोई नया नहीं है, हम बहुत बार कह चुके हैं और मैं उसे फिर से दोहराना चाहूँगा। मैंने जैसे कहा, बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबर रिलेशंस चाहते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। वादी कश्मीर में पथराव के वाकयात जो आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले एक मामूल बन चुके थे, पिछले 4 सालों में सिफर पर आ गए हैं। वादी में मुसलसल पथराव के वाकयात की वजूहात क्या थी और इसे सिफर तक कम करने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है, तफसीलात के लिए देखिए खास रिपोर्ट। 2018 तक श्रीनगर शहर और वादी के दीगर हिस्सों में पथराव के वाकयात बाकायदगी से देखे गए। दस्तयाब आददोशुमार के मुताबिक वादी कश्मीर में 2018 के दौरान पत्थरबाजी के 1767 वाकयात रिकॉर्ड किए गए। पथराव में कमी आई और सिफर पर आ गई। दो 2003 में वादी कश्मीर में पथराव का एक भी वाकया पेश नहीं आया। इसके नतीजे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में आ गई और वादी में पुरअमन सूरत हाल है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि पथराव का इंतजाम कश्मीर में मौजूद अलहदगी पसंद अनासिर और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले ओवरग्राउंड कारकुनों के जरिए पाकिस्तान ने की। साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर कुलदीप खोड़ा ने कहा कि अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फरोग देने से रोकने के दबाव के बाद पाकिस्तानी हुकूमत और इसकी खुफिया एजेंसी ISI ने हिंदुस्तान मुखालिफ अनासिर को कश्मीर में बदअमनी जारी रखने के लिए स्टोन पेल्टिंग को तेज करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त की रियासती हुकूमतों ने मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ नर्म रवैया अपनाया, जिसके नतीजे में पथराव के वाकयात लगातार जारी रहे। 2001 के बाद जैसे मैंने कहा कि टेररिज्म में काफ़ी पाकिस्तान निशाने पर आया, तो उन्होंने कश्मीर में टेररिज्म को सप्लीमेंट करने के लिए स्टोन पेल्टिंग का एक तरीका अपनाया, जिससे कश्मीर में हालात डिस्टर्ब्ड रहे टेररिज्म के ज़रिए कुछ हद तक, और स्टोन पेल्टिंग ताकि एक अनरेस्ट रहे, माहौल ख़राब रहे कश्मीर में और ये इंटरनेशनल फोकस में चालू रहे। और जो आपने वजह की बात की, उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे मैं बताना चाहूँगा। उसकी मेन वजह ये थी कि एक तो कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वो डायरेक्शन आती थी ओवरग्राउंड जो उनके वर्कर्स थे यहाँ पे, और सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो था यहाँ पे, उनके ज़रिए वो एग्जीक्यूट करवाते थे। फंडिंग बाहर के चैनल से आती थी। और जहाँ तक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है,
वो मैं ये नहीं कहूँगा उनका कोई डायरेक्ट हाथ था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो इसको उतना सीरियसली नहीं लेते थे। वो चाहते थे पेल्टिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए स्टेट में हो या सेंटर में हो उतना फॉलोअप एक्शन नहीं होता था पहले जितना अब हो रहा है। कुलदीप खोड़ा का कहना है कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने अलहदगी पसंद अनासिर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए इस तरह के इक़दामात की सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और इनके हमदर्दों के खिलाफ NIA और ED जैसी एजेंसियों की कार्रवाई के मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद बिला किसी शक शुबा के, बिला किसी कन्फ्यूजन के एक डायरेक्शन आई कि जिसका इसमें हाथ है टेररिज्म में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट, ओवर्ट सपोर्ट, कोवर्ट सपोर्ट, लेस सपोर्ट, मोर सपोर्ट, जो भी इस टाइप का आदमी है जो इस शक शुबा और इसमें आता है उसको खिलाफ केस बनाया जाए, उसको बंद किया जाए। और आपने देखा होगा लार्ज स्केल अरेस्ट हुई और वो रिक्वायर्ड भी था। जब तक टेररिज्म को सख्ती से नहीं डील किया जाएगा तब तक ये बंद होने वाला नहीं है, और वही हो रहा है अब पिछले कुछ साल से, और उसका नतीजा भी सामने आ रहा है। सिक्योरिटी माहिरीन का मशवरा है कि हुकूमत को बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन कायम हो सके और लोग मामूल की जिंदगी गुजार सकें। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने संगम विहार में सरकारी स्कूल का इफ्तिताह किया। मुल्क की राजधानी दिल्ली में जारी सियासी तूफान के दरमियान संगम विहार और देवली इलाकों में बनाए गए और जदीद सहूलियात से आरास्ता नए स्कूल का इफ्तिताह किया गया। इस स्कूल में ग्राउंड फ्लोर समेत 4 मंजिलें हैं, जिसमें 62 क्लासेस रूम्स, 4 लैब्स, 2 लाइब्रेरियां और लिफ्ट समेत तमाम जरूरी सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ 2 शिफ्टों में क्लासेस चलेंगी। सुबह की शिफ्ट में लड़कियां और शाम के वक्त लड़कों को तालीम दी जाएगी। स्कूल में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के साथ पेशेवराना मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। अब अपने गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, मेरी जिम्मेदारी है। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं अब मेरा एक बेटा एक बेटी है, उनसे अलग नहीं मानता मैं आपके बच्चों को। जैसी शिक्षा मैं अपने बच्चों को देता हूं उससे अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा मैं आपके बच्चों को। आपके बच्चों को भी बड़ा होकर डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। अभी आपके विधायक ने जैसे बताया, यहां से कई बच्चों का नीट में पास हो गए। नीट का मतलब डॉक्टरी का इम्तिहान जो होता है। कई बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं अब सरकारी स्कूलों से, कई बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। जेई सबसे मुश्किल परीक्षा होती है। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अब इंजीनियर बनने लग गए। तो अब इंटेलिजेंस जो है वो पैसे की मोहताज नहीं होती। ऐसा नहीं कि अमीरों के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, गरीबों के बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। अभी तक गरीबों के बच्चों को अवसर नहीं मिलते थे, अभी तक गरीबों के बच्चों को मौका नहीं मिलता था। अब हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अब आपके बच्चों को मौका मिलेगा। देखना आपके बच्चे क्या करिश्मा करके दिखाते हैं बड़े होके। यही बच्चे आपका भी नाम रोशन करेंगे और यही बच्चे देश का भी नाम रोशन करेंगे। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।